पूर्णिमा की रात शुरू हो चुकी थी। नीले आसमान में एक गोल चांद उगाया था। काले अंधेरे में हवा के झोंके एक डर की दास्तान साथ ले घूम रहे थे। दूर पहाड़ पर खड़ी एक लोमड़ी ने सिर उठाकर चांद की तरफ देखा। कराहते हुए उसके मुंह से शरीर पर रोंगटे खड़े देने वाली ऊं की आवाज निकली। उसी राजमार्ग पर नीली हेडलाइट्स की रोशनी में एक ट्रक दौड़ा जा रहा था। ट्रक में ड्राइवर की सीट पर गुड्डू चमकीला बैठा था, चौकोर चेहरा। हालांकि उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, पर उसके बाल बढ़े हुए थे। वह पंजाब की एक कंपनी में उत्तर प्रदेश की ओर से उत्पाद की डिलीवरी लिए जा रहा था। उसके पीले ट्रक के काले पहिए सड़क पर तेजी से दौड़ रहे थे। ट्रक के बोनट पर एक भद्दा उल्लू की पैनी निगाहों वाला भयानक टैटू बनाया दिख रहा था। ट्रक के बोनट के नीचे पहियों की बीच की जंजीरें खड़खड़ा रही थी, जो सुनसान शांति में नरक में कैद बुरी आत्माओं की तरह यातनाएं झेलते हुए चिल्ला रही थी। अचानक गुड्डू को विंडशील्ड से आगे ट्रक की पीली रोशनी में सड़क के किनारे एक काली साड़ी पहने गोरी रशियन जैसी लड़की खड़ी दिखी, जो अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उसे रोकने का इशारा कर रही थी। लड़की लगभग 25 साल की लग रही थी। उसका शरीर दूध सा गोरा था, जैसे रशियन की रशियन स्थानीय हो। काले बाल, स्ट्रॉबेरी जैसी मुलायम होठ, गहरी आंखें, मुलायम कमर। उसकी सफेद कार उस लड़की के बगल में खड़ी दिखाई दे रही थी। साथ ही उस लड़की के चेहरे पर एक डरा हुआ भाव था। गुड्डू बहुत दयालु स्वभाव का था। उसने उस लड़की के बगल में ट्रक रोक दिया। क्या हुआ बहन, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? गुड्डू ने पूछा। गुड्डू की बात सुनकर लड़की बोली, मेरे पति को गाड़ी चलाते समय दौरा पड़ गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? लड़की ने डरी हुई चिंतित आवाज में कहा। लड़की के मुंह से यह सुनकर गुड्डू चिंता से कांप उठा और बोला, जी जरूर, चलिए। गुड्डू ट्रक से उतरा और उस कार के बंद दरवाजे के पास आया। तभी उस कार के आगे और पीछे के सभी दरवाजे खुल गए और उस कार से दो लड़के उतरे। उनके नाम थे रांडूनाथ और आंडूनाथ। ये दोनों हाईवे के सबसे मोस्ट वांटेड लिस्ट के चोर थे, जिन्होंने इस हाईवे पर कई लोगों को लूटा और मारा था। पुलिस उनका पीछा कर रही थी, लेकिन चूंकि रांडूनाथ और आंडूनाथ दोनों होशियार थे, इसलिए पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो हर बार पुलिस को चकमा दे भाग जाते। रांडूनाथ और आंडूनाथ के हाथों में चाकू और बंदूकें थी। यह सब देखकर गुड्डू को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग चोर हैं और वो बेचारा बलि के बकरे की तरह उनके जाल में फंस गया है। वहीं रंडू बोला, ओए ढकेले ढकल, तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं क्या कि रात में सड़क पर गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे चोर रात में सड़कों पर घूमते हैं। चल, अब रुक गया है तो बलि के बकरे जैसे चुपचाप पैसे निकाल, वरना इस चाकू से तेरा पेट का सारा केबल कनेक्शन काट दूंगा। हाँ। अंडू ने चाकू हवा में हिलाते हुए कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है साहब। गुड्डू ने दयनीय स्वर में कहा। तभी रांडू आगे आया। पैसे नहीं है मेरे बच्चे? रंडू ने दयालु स्वर में पूछा। गुड्डू ने असहमति में सिर हिलाया। तभी पीछे से आवाज आई, अबे रांडू, पर वो तो तेरे बाप की उम्र का है, बच्चे की उम्र का तो तू है ना? अंडू ने कहा। तभी रांडू पीछे घुमा। तुझे अपना सड़ा हुआ मुंह खोलने को किसने कहा बे? चुपचाप शांत खड़ा रहना, ज्यादा डेडपुल मत बन। तू इस स्टोरी का साइड कैरेक्टर है, समझा क्या? पीले पेड़ के पीले पपीते। मतलब मैं वुल्वरिन हूँ? अरे वाह, अंडू ने खुश होते हुए कहा। हाँ चल, अभी चुपचाप बैठ। पीले पेड़ के पीले पपीते, ज्यादा मत बोल। तुझे ज्यादा बोलने के लिए ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाले डायरेक्टर से। रांडू ऐसा कहता हुआ फिर से गुड्डू के पास आया। ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो ऐसा करते हैं
ये कहकर उसने अपने दाहिने हाथ का छुरा गुड्डू की छाती पर रखा और फिर बोला, पहले मैं तेरा दिल निकालूंगा, फिर तेरी किडनी निकालूंगा, फिर तेरी ये छोटी छोटी आंखें निकालूंगा। फिर जब हम ये सब बेचेंगे ना, फिर तो हमें बहुत पैसा मिलेगा। ये कहते हुए रंडू हंसने लगा। उसकी बातें और उसकी भयानक हंसी सुनकर गुड्डू डर गया और उसके हाथ पकड़ लिए और वो डर के मारे चिल्लाया, नहीं नहीं साहब, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन प्लीज मुझे मत मारना, मेरी अभी अभी नई शादी हुई है। गुड्डू ने हाथ जोड़ लिए। तो फिर ड्रामा क्यों कर रहा था साले? खुद को ऋतिक रोशन समझता है क्या? ऐसा कैरेक्टर देके डायरेक्टर ने मेरी सारी भड़ास निकाल दी यार। रंडू ने गुड्डू को थप्पड़ मारा और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, साले फिर ऐसा ड्रामा किया ना तो मेरा दोस्त अंडू तेरे नीचे के 6 करोड़ रुपए काट कर तेरे मुंह में डाल देगा। चल अब पैसे निकाल और तेरी बीवी को विधवा होने से रोक। रंडू गुस्से से बोला। गुड्डू ने अपनी जेब में जो कुछ भी था, फोन, पैसे, जो भी उसके पास था, इन दोनों को दे दिया। चुटकी ने तब तक गुड्डू की ट्रक की चाबी निकाल के ले ली, क्योंकि कहीं गुड्डू उनका पीछा ना करे। जल्दी गाड़ी में बैठो, रंडू बोला। चुटकी गुड्डू के पास से गाड़ी में बैठने के लिए जाने लगी। तभी गुड्डू ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहन, मैंने पैसे तो दे दिए ना, अब तो प्लीज मेरी गाड़ी की चाबी दे दो ना, मैं कसम से आपका पीछा नहीं करूंगा, चाबी दे दो प्लीज। गुड्डू ने विनती भरे लहजे में कहा, लेकिन चुटकी ने उसकी एक ना सुनी। वो बस उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था। ए गुड्डू लोग, हाथ छोड़ दे, वरना मेरे हाथ में पकड़ी गन चल जाएगी और तेरे बीवी पे कोई और गन चल जाएगा। रंडू ने गुड्डू को हाथ में पकड़ी बंदूक दिखाते हुए कहा। तभी गुड्डू ने बंदूक से डरकर चुटकी का हाथ छोड़ दिया और हाथ ऊपर किए। तभी जोर की आवाज के साथ रंडू की बंदूक से गोली निकली और गुड्डू के माथे पे जा लगी। गुड्डू जमीन पर गिरकर मर गया। रंडू, अंडू और चुटकी तीनों गुड्डू की लाश को देखने लगे। गोली गुड्डू के माथे पे जा लगी थी। उसके माथे में एक छेद हो गया था, उसमें से लाल खून निकलकर सड़क पर बहने लगा। अबे रंडू, तुझे कितनी बार कहा है कि खराब हुई बंदूक साथ में मत ले आया कर यार, इसका ट्रिगर अपने आप दब जाता है। अब देख लिया ना अपने लापरवाही का नतीजा। अंडू बोला। ये कहते हुए उसके चेहरे पर अफसोस, चिंता, दया या स्नेह का कोई भाव नहीं था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसी कई हत्याएं और कत्लेआम किए थे। अंडू, अब अमिताभ बच्चन बन के ज्ञान मत फैल, चल। अब हमें पैसे मिल गए हैं ना, निकलते हैं, चल। रंडू ने कहा। तीनों कार में बैठ गए और कार लाल बत्ती दिखाते हुए आगे चली गई। भूत पिशाच पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा और अमावस्या की रात को जिस किसी सुनसान जगह छल कपट से हत्या स्वरूप में मर जाता है, वह छलावा पिशाच भूत में आत्म स्वरूप जिंदा होकर इस अंधेरे में बदले की आग लिए लौट जाता है। पूर्णिमा और उस चांद की रोशनी गुड्डू की लाश के चेहरे पर पड़ रही थी। उस लाश की आंखें आसमान की ओर देख रही थी। एक अजीब सा शांत सन्नाटा छाया हुआ था। आसमान में पूर्णिमा की दूधिया चांद दिखाई दे रहा था। तभी वो सफेद चांद रक्त चंद्र में बदल गया और चांद की लाल अलौकिक आत्म किरणें गुड्डू के प्रेत शरीर पर पड़ने लगी। उन किरणों से गुड्डू का प्रेत कांपने लगा और अचानक अंडरटेकर की तरह कमर तक उठ खड़ा हुआ। अब गुड्डू का चेहरा बदल गया था। वह जिंदा इंसान नहीं लग रहा था। उसका पूरा चेहरा लाश की तरह सफेद हो गया था। उसकी आंखों की पुतलियां केसरिया रंग से चमक रही थी। उसमें मीरी का एक टुकड़ा था। उसके चेहरे पर एक कठोर गंभीर भाव फैल गया था। उसके सिर में लगी गोली के छेद से लाल खून निकल रहा था, जो समय के साथ सूख कर काला पड़ गया था।
हाथों के नाखून बढ़ गए थे। धोखा, धोखा, मुझसे पैसे भी लिए और मुझे मार भी डाला। तुम लोगों ने यह अच्छा नहीं किया। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें छलावा बन के मार डालूंगा। गुड्डू के होठ धीरे धीरे फांक गए और वो छद में मुस्कुराया। वो रास्ते से उठा और ट्रक में बैठ गया। अब गुड्डू एक आत्मा था। उसने अपनी केशरी आंखों से चाबी के छेद को देखा। तभी उसकी आंखों से एक लाल लेजर निकला और उस चाबी के छेद में जाकर घुस गया। धुर्र, एक भयानक राक्षसी जानवरों जैसी आवाज निकालते हुए गुड्डू का ट्रक हिलने लगा और एक भयानक कान फाड़ देने वाला हॉर्न बजाता हुआ उसका ट्रक रंडू अंडू की गाड़ी के पीछे चल पड़ा। रंडू की गाड़ी सड़क पर गुजर रही थी। सड़क के किनारे लगे लाइट के खंभों की पीली रोशनी गाड़ी पर पड़ रही थी। गाड़ी के बाईं ओर काला समुद्र दिखाई दे रहा था। उस समुद्र के काले पानी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे बड़े विशाल मुंह वाले किसी राक्षस ने अपना जबड़ा खोल दिया हो। समुद्र के पानी की आवाज भयानक लग रही थी और पानी की लहरें पत्थरों से जोरदार आवाज के साथ टकरा रही थी, मानो वो लहरें इन तीनों को चिल्ला कर कह रही हो कि भगाओ गाड़ी, तेजी से भगाओ, क्योंकि पीछे से वो भयानक पूर्णिमा का छलावा आ रहा है। लेकिन किसी को उन खामोश लहरों का मतलब समझ नहीं आया। यही बदकिस्मती थी। चुटकी फोन पर यूट्यूब के एनिमेशन चैनल स्कैरी क्रोकोडाइल चैनल पर मौत का छलावा वाला वीडियो देख रही थी। ड्राइवर सीट पर बैठे रंडू ने सड़क के किनारे एक पीले रंग का बोर्ड लगा देखा। बोर्ड पर लिखा था, द फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट, डोंट स्टॉप द कार। माल के बोर्ड है, कुछ लॉजिक नहीं है भाई। एक नंबर लग जाए तो क्या करेंगे? रंडू ने प्रशासन बोर्ड का मजाक उड़ाया और कंधे उचकाते हुए हंसने लगा। अंडू भी हंसने लगा। थोड़ी देर बाद वीडियो देख के चुटकी थोड़ी थकान महसूस करने लगी, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली और वहीं सो गई। सड़क पर फैली हुई शबनम धुंध सड़क आत्मा की तरह बन रही थी। सड़क के एक तरफ काले पेड़ थे तो दूसरी तरफ गहरी घाटी। अगर कोई उस घाटी में गिर जाए तो उसके शरीर की एक हड्डी भी नहीं मिलेगी। इतनी गहरी वो मौत की घाटी थी। जंगल में रात के कीड़े चहचहा रहे थे, कौवा चीख रहा था, उल्लू हूट रहा था और बीच में एक भूखा भेड़िया भयानक आवाज में कराह रहा था। हवा इन सब की मिली जुली और डरावनी आवाज अपने साथ दूर बहते हुए ले जा रही थी। अंडू ने अपनी घड़ी देखी, 12:30 बज रहे थे। 12:30 बज गए हैं, मैं जरा सो जाता हूँ। अरे घर पहुंचते ही उठा देना, अंडू ने रंडू से कहा। रंडू ने बस सहमति में सिर हिलाया। अंडू ने अपना सिर सीट पर टिकाया, आंखें बंद की और सो गया। अब गाड़ी में सिर्फ रंडू था और उसके साथ कोई था तो वो चारों तरफ फैला सन्नाटा। गाड़ी के बाहर पेड़ों के चारों ओर छाए अंधेरे को देखते ही रंडू की सांस अटक गई। रंडू ने अपने सिर के सामने लगे आईने से पीछे देखा। चुटकी पिछली सीट पर सो रही थी। अचानक रंडू को लगा कि उसकी पिछली सीट पर एक काली परछाई बैठी है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस परछाई पर पड़ी वो गायब हो गई थी। रंडू को लगा उसे भास हो गए हैं। फिर रंडू सीधे आगे देखते हुए फिर से गाड़ी चलाने लगा। 5 मिनट ऐसे ही बीत गए। गाड़ी चलाते हुए रंडू का ध्यान साइड वाली खिड़की से बाहर गया। उसने देखा थोड़ी दूर एक विशालकाय पहाड़ी जैसा ऊंचा बरगद का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक गोल गहरा कुआं है। उस बरगद के पेड़ की शाखाएं किसी चुड़ैल की लंबी भुजाओं की तरह नीचे जमीन तक लटक रही थी।
जमीन पेड़ से गिरे भोरों पत्तों से अटी पड़ी थी, जिनमें से कुछ कुएं के पानी में भी गिरे थे। रंडू ने 2 सेकंड तक कुएं को देखा, फिर सीधे आगे देखते हुए गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इधर रंडू की कलाई पर बंधी घड़ी अभी भी 12:30 दिखा रही थी। समय 1 घंटा भी आगे नहीं बढ़ा था। कहते हैं ना कि अगर इंसान छलावे माया के जाल में फंस जाए तो समय की सुइयां रुक जाती हैं। समय चलता है पर घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। ये सुइयां भी किसी खतरे की पहले से चेतावनी देती है, जिसे पहचान लिया तो अच्छा है, वरना इंसान छलावे के जानलेवा मेले में खोया खोया सा भटकता रहता है। अब इन तीनों के साथ वही जानलेवा दौर शुरू हो गया था। थोड़ी देर बाद रंडू का ध्यान फिर से दाहिनी तरफ वाली शीशे की खिड़की से बाहर गया। तभी उसके चेहरे पर एक सवालिया निशान उभर आया, क्योंकि दूर जंगल में वही पेड़, वही बेहुदा पेड़ और उसके नीचे कुआं था। ये कुआं वापस कैसे आ गया? मैं तो इसे पीछे छोड़ आया था। रांडू ने मन ही मन कहा। यह अजीबोगरीब घटना जो घटी थी उसकी समझ से परे थी, लेकिन वह अब भी अनजान था। उसे नहीं पता था कि ये एक छलावे का भ्रामक भ्रम था। गाड़ी कभी सीधी सड़क पर चल रही थी, कभी घुमावदार सड़क पर। बीच बीच में रंडू को वो भयानक बेंट गए आकार का बरगद का पेड़ और वो कुआं आते दिखाई दे रहे थे। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उसकी हिम्मत हर पल कमजोर होती जा रही थी। साथ ही ये खड़ी आड़ी घुमावदार घाटी भी जानी पहचानी हो गई थी। वही सड़क पर बार बार ऊपर आ रही थी। उसे ठीक से पता नहीं चला था कि आखिर हो क्या रहा है। आखिरकार निराश होकर वो ये सोचकर कि वो गाड़ी चलाते चलाते थक गया होगा और एक जगह बैठे बैठे रंडू ने उस सुनसान घाट में सड़क के किनारे अपनी गाड़ी रोक दी। रंडू ने देखा कि गाड़ी में सब सो रहे हैं। उसने अपनी तरफ का दरवाजा खोला, गाड़ी से बाहर निकला और बाहर आते ही घाट की सड़क पर कड़ाके की ठंड ने रंडू को जकड़ लिया। हे भगवान, कितनी ठंड है। रंडू ने अपनी पैंट की जेब से गोल्डमैन सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहा। उसने एक सिगरेट निकाली और उसे मुंह में डाल लिया। उसने लाइटर से उसे जलाया, एक जोरदार कश लिया, फिर नाक और मुंह से धुआं निकाला। अचानक रंडू को कुछ अजीब सा लगा। उसने अपनी दाहिनी तरफ देखा, तभी उसके चेहरे पर चिंता और डर के मिले जुले भाव उमल आए। कार से दूर पेड़ों की मृत भीड़ में वही बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा था और नीचे खड़ा शापित कुआं दिखाई दे रहा था। रंडू की आंखें धीरे धीरे बड़ी हो गईं, क्योंकि अंडू और चुटकी दोनों पीठ करके उस पेड़ की ओर चलते दिखाई दिए। उनकी चाल मुर्दे की तरह अकड़ गई थी। रंडू ने पीछे मुड़कर कार में देखा, कार खाली थी। अरे, ये दोनों वहां कब गए? रंडू ने मन ही मन कहा और रंडू कार से भागकर उन दोनों आकृतियों की ओर बढ़ गया। इधर जैसे ही रंडू कार से दूर गया, वो कार जो कुछ देर पहले खाली थी, उसी कार में अंडू और चुटकी अब अपनी अपनी सीटों पर सोते हुए दिखाई दिए। तभी चुटकी की नींद खुली। उसने आंखें खोली और सामने देखा, कार एक सुनसान सड़क पर रुकी हुई थी। उसने कार में एक नजर डाली, तभी उसे एहसास हुआ कि कार में उसके अलावा कोई नहीं है। रंडू अंडू ये दोनों कहाँ गए? चुटकी ने तुरंत खिड़की से बाहर देखा। तभी उसने देखा जंगल में वो बरगद का पेड़, वो कुआं और उस कुएं की ओर अंडू रंडू चल रहे थे। ये दोनों मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे? चुटकी ने कहा और कार से उतरकर वो भी कुएं की ओर चल पड़ी। और जब उसके पीछे सड़क पर खड़ी कार में अंडू अकेला सोता हुआ दिखाई दिया, छलावा अब अपने चाल में पूरी तरह सफल हो चुका था। रंडू उन काली परछाइयों के पीछे चल रहा था
और उसके आगे वो काली परछाइयां थी जो बिल्कुल अंडू और चुटकी जैसी दिखती थी, लेकिन वे सब बस भ्रम थे। वे परछाइयां कुएं की ओर चली, कुएं के किनारे पर चढ़ गईं। चुटकी, अंडू। रंडू बेचैन, चिंतित और डरी हुई आवाज में चिल्लाया। तभी वे काली परछाइयां एक के बाद एक कुएं में कूद गईं। नहीं। रंडू जोर जोर से चिल्लाता हुआ कुएं के किनारे पर आया और किनारे पर चढ़कर कुएं में कूदने ही वाला था कि बीच में ही रुक गया, क्योंकि उस कुएं में अब कोई नहीं था, सादा पानी भी नहीं था। कुआं पूरी तरह खाली था। रंडू के शरीर पर डर का बुखार चढ़ गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। डर के मारे उसके दांत भींच गए और पसीने जैसी आवाज आने लगी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, मानो वो डर के जहर में भर गया हो। यह घटी घटना अजीब, अकल्पनीय और भूतिया थी। वो ये बात अब समझ गया। अचानक एक हाथ उसके पैर पर पड़ा। अचानक पड़े इस हाथ से रंडू चौंक गया और पानी में गिर पड़ा। अब कुएं में पानी था और रंडू उस पानी में तैर रहा था। रंडू, डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी चुटकी हूँ। चुटकी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर आई मुस्कान बस कुछ ही पल रही और उस चेहरे पर डर उतर गया, क्योंकि शरीर रंडू के पीछे से पानी के अंदर बाहर गुड्डू का प्रेममय ध्यान बाहर आया और फिर हाथ आए और उन्हीं हाथों से उसने रंडू का गला घोट कर उसे पानी में खींच लिया। रंडू ने नींद से आंखें खोली। तभी उसने कार के शीशे से अपने सामने एक ट्रक खड़ा देखा और उस ट्रक का ड्राइवर को बैठा देखकर अंडू की नींद खुल गई। डर ने उसके शरीर को जकड़ लिया, क्योंकि जिसे उसने अपने आंखों के सामने गोली मारते हुए मरते देखा था, वो मृत गुड्डू उस ट्रक में बैठा था। लेकिन उसका भद्दा रूप देखकर अंडू तुरंत समझ गया कि ये जिंदा नहीं है, यह पिशाच बन गया है। गुड्डू की लाश ने अंडू को एक कुटिल मुस्कान के साथ देखा, फिर आगे देखा और ट्रक को गियर में डाला और गाड़ी जोर से आगे बढ़ गई। अंडू ने ट्रक जिस तरफ जा रहा था उस तरफ देखा। उसने देखा कि सामने एक कुआं था और चुटकी उस कुएं के सामने खड़ी थी। चुटकी ने गुड्डू की लाश को रंडू को मारते देखा था, जो देख वो सुन्न हो गई थी। तभी उसकी कानों में एक पम जैसी हॉर्न की आवाज घुसी और उसने झटके से मुड़ के पीछे देखा। बस नहीं, ट्रक की पीली हेडलाइट उस पर पड़ी और अगले ही पल ट्रक का अगला हिस्सा उससे टकराया। ट्रक के बोनट के नीचे लगे लोहे ने चुटकी की कमर को काट दिया और उसके दोनों पैर नीचे गिर गए, जबकि हाथ पैर, कमर के ऊपर चेहरा, सिर का भाग कुएं में गिर गया। चुटकी! अंडू डर के मारे चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर गुड्डू की लाश ने अपना सिर बाहर निकालकर गुस्से से उसे देखा। स्टीयरिंग व्हील घुमाकर ट्रक ने यू टर्न लिया और ट्रक जोर से अंडू की तरफ आने लगी। ट्रक पूरी रफ्तार से अंडू की तरफ आया। अंडू दोनों हाथ उठाकर चिल्लाया और फिर ट्रक ने जोरदार आवाज के साथ कार को टक्कर मार दी। जैसे रोहित शेट्टी की फिल्म में कार उड़ती है, वैसे ही कार हवा में 2 बार 3 बार घूम गई, छत पर पलटते हुए नीचे गिर गई। शीशा टूटा हुआ था। उस टूटे शीशे के एक दरवाजे के पास खून से लथपथ अंडू बाहर गिर गया था। ट्रक के दरवाजे से कूदते हुए गुड्डू की मुर्दा लाश बाहर आई। हाथ में कुल्हाड़ी थी, जो हाथ से कंधे पर पकड़ी थी। उसी कुल्हाड़ी को जमीन पर रगड़ते हुए वह हैवान अंडू के पास आया। अंडू ने गुड्डू की तरफ देखा। उसका चेहरा भूतिया था, आंखें केसरिया रंग से चमक रही थी। उसके मुंह से काला तरल पदार्थ निकल रहा था। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो यार, मुझे मत मारो,
मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। अंडू ने अपनी जान की भीख मांगते हुए कहा, अब मैं जिंदा नहीं हूं अंडू, और मरे हुए लोग पैसों की तरफ आकर्षित नहीं होते। गुड्डू ने कर्कश स्वर में कहा और हंसने लगा। उसके हाथ की कुल्हाड़ी ऊपर उठ गई और तेजी से नीचे आ गई। अंडू के वो अंतिम मौत की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। अंडू, रंडू और चुटकी, उन तीनों को अपने पापों की सजा मिल चुकी थी। वही पूर्णिमा की श्रापित रात फैली हुई थी। उसी हाईवे पर एक बुलेट दौड़ी जा रही थी। ड्राइवर की सीट पर एक आदमी बैठा था और पीछे पत्नी बैठी थी। तभी गुड्डू का ट्रक उनके पीछे आया और उसके पीले दांतों पर एक शैतानी हंसी छा गई, क्योंकि फिर से छलावे का मौत का नंगा नाच शुरू होने वाला था।